हेलो फ्रेंड्स, ये है सीबी का फाइनेंशियल बस और हम कवर कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स। और फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट के सारे टाइप्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक हमने आरबीआई के सिलेबस में कवर किया था, उसे ही हम यहाँ देखेंगे। अगर आपने ये टॉपिक आरबीआई के सिलेबस में कवर किया है तो यहाँ आपका रिविजन हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझेंगे, जो है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके साथ हमें पढ़ना होगा फाइनेंशियल रेशियोज। ये सब हम एक ही साथ कवर करेंगे, तो उसकी हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद हम समझेंगे बैलेंस शीट, फिर इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रेशियोज, और लास्ट में कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर कोई फाइनेंशियल रेशियो नहीं होती, इसलिए इसे हम फाइनेंशियल रेशियोज के बाद कवर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ ये टॉपिक कवर करने के लिए हम एक यूनिक मेथड यूज करने वाले हैं। हम यहाँ एक एबीसी लिमिटेड नाम की हाइपोथेटिकल कंपनी लेंगे। इस कंपनी का हम इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे, फिर हम इसी कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे, और इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करके हम फाइनेंशियल रेशियो सॉल्व करेंगे। इस मेथड से आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा और साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर डर जाते हैं, उन्हें समझता ही नहीं कि इसे पढ़ना कैसे है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, ये वीडियोस देखकर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा भी नहीं होगा, फिर भी आपको मैं यहाँ सिंपल लैंग्वेज में सब समझा दूंगा। तो स्माइल कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस देखने के बाद आपको आरबीआई के फाइनेंस का सबसे हार्ड टॉपिक इजी लगने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, इनकम स्टेटमेंट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक है रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंसेस। तो इन दोनों का यूज करके ही हमें कंपनी के प्रॉफिट का पता चलता है। अगर कंपनी के रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा रहा तो हम बोलते हैं कि कंपनी को लॉस हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बात बता दूं कि इनकम स्टेटमेंट को हम बहुत नाम से जानते हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम पी&एल भी बोलते हैं। फिर हम उसे ऑपरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, और हम उसे कभी स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स भी बोलते हैं। तो समझ गए आप, इन सब नामों का मतलब इनकम स्टेटमेंट ही होता है। So let's see what it says. An income statement is a financial statement that consists of two things in particular, that is revenues and expenses, with the help of which we determine profit or loss of a company. If the revenue is more than expenses, then the difference is considered as profit, whereas if expenses is more than revenue, then the difference is considered as loss. Income statement can be called by different names like profit and loss statement, operation statement, statement of revenues and expenses, and statement of earnings. और फ्रेंड्स, इनकम स्टेटमेंट को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक है सिंगल स्टेप फॉर्मेट और दूसरा है मल्टी स्टेप फॉर्मेट। हमें तो मल्टी स्टेप फॉर्मेट की ज़रूरत है, लेकिन हम दोनों को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला है सिंगल स्टेप फॉर्मेट। देखो, इसमें हम टोटल रेवेन्यू दिखाते हैं, मतलब कंपनी का सेल्स कितना हुआ। उसके बाद हम टोटल एक्सपेंस बताते हैं। यहाँ कहाँ कहाँ से एक्सपेंस आए वो बताने की ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट हम टोटल एक्सपेंसेस लिखते हैं। उसके बाद हम टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट करके दिखाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर उसे हम पीबीटी भी बोलते हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इनकम टैक्स माइनस करने के बाद हमें फाइनली मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। हम यहाँ हमारी एबीसी लिमिटेड कंपनी का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। सोचो उसका टोटल रेवेन्यू निकला है 100 करोड़, फिर हम उसके एक्सपेंसेस निकालते हैं, दैट इज 70 करोड़। फिर हम 100 करोड़ से 70 करोड़ सबट्रैक्ट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं 30 करोड़। अब सोचो कि एबीसी लिमिटेड को टैक्स लग रहा है 30%, तो यहाँ हमारा टैक्स निकल रहा है 30% ऑफ 30 करोड़, दैट इज 9 करोड़। अब हम 30 करोड़ से 9 करोड़ सबट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है 21 करोड़। समझ गए सिंगल स्टेप फॉर्मेट इस सिंपल एग्जाम्पल से। अब चलते हैं मल्टी स्टेप फॉर्मेट की तरफ। ये फॉर्मेट हम आगे एग्जाम्पल में यूज करेंगे। यहाँ सिंगल स्टेप मेथड से एक ही डिफरेंस है कि यहाँ हम अलग अलग एक्सपेंसेस शो करते हैं, जिससे हमें अलग तरह के प्रॉफिट निकलते हैं।
तो सबसे हम लेते हैं रेवेन्यू या सेल्स। उसके बाद हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमने सेल किया उसे बनाने की कॉस्ट क्या आई। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आएगा? यहाँ आएगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने में लगी है, या फिर लेबर की कॉस्ट, मतलब जो एम्प्लॉयज काम करते थे उनकी सैलरी। सो इन दोनों को मिला के आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक्सपेंस। और जब टोटल रेवेन्यू से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक्सपेंस निकालते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमें कंपनी ऑपरेट करने में लगती है। अब यहाँ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? यहाँ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए जो खर्चा आता है उसे हम सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लेंगे। और यहाँ कंपनी में जो मशीन्स ऑपरेट होते हैं या बिल्डिंग और कार्स यूज होते हैं उनकी घिसाई होने की वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसे हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में कैलकुलेट करते हैं। तो इस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेपरेट करने के बाद हमें आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी कि एबिट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिट एक ही है। अब फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कंपनी है तो उसने लोन तो लिया होगा, इसलिए उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा, राइट? तो उस इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट कॉस्ट में कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इनकम टैक्स डिडक्ट करने के बाद आएगा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। सो समझ गए मल्टी स्टेप फॉर्मेट में हम सिंगल स्टेप फॉर्मेट को कैसे एक्सपांड करते हैं। अब हम हमारे एबीसी लिमिटेड कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारा यहाँ टोटल रेवेन्यू था 100 करोड़। उसके बाद हमें पता चला कि रॉ मटेरियल का खर्चा लगा है 25 करोड़ और उसके साथ लेबर का खर्चा हुआ है 15 करोड़। इन दोनों का एक्सपेंस मिला के हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक्सपेंस आता है 40 करोड़। ओके, अब यहाँ टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 40 करोड़ सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 60 करोड़। अब हमें पता लगा है कि सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आया है 20 करोड़ और उसके साथ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है 5 करोड़। तो दोनों मिला के हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है 25 करोड़। सो अब 60 करोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट से 25 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेपरेट करेंगे तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 करोड़, जिसे हम एबिट या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी बोलते हैं। फिर कंपनी ने इंटरेस्ट भरा है 5 करोड़ का, उसे सेपरेट करके आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 करोड़। अब हमने अज्यूम किया था कि एबीसी लिमिटेड को 30% का इनकम टैक्स लगा है, तो 30 करोड़ से 30% मतलब 9 करोड़ का इनकम टैक्स। और जब 30 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम 9 करोड़ का इनकम टैक्स निकाल लेंगे तो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम एज 21 करोड़। सो फ्रेंड्स, हमारा सिंगल स्टेप फॉर्मेट में भी 21 करोड़ का प्रॉफिट आया था। सो कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ बस हम इनकम स्टेटमेंट के स्टेप्स बढ़ाते हैं, इसलिए हम इसे मल्टी स्टेप फॉर्मेट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इनकम स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पार्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बैलेंस शीट को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी रहती है। देखो, बैलेंस शीट में 3 तरह की इंफॉर्मेशन दी रहती है। एक होता है एसेट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कैश या इन्वेंटरी वगैरह। दूसरा होता है लायबिलिटीज़, मतलब लोन वगैरह या फिर किसी की उधारी चुकाना है, ये सब इसमें आता है। और थर्ड होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा कंपनी में डाला है या फिर कंपनी में शेयर होल्डर का हिस्सा कितना है, ये सब इसमें आएगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि शेयर होल्डर इक्विटी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। हम कभी इसे ओनर्स इक्विटी बोलते हैं या फिर बस इक्विटी, या फिर कभी हम इसे नेट वर्थ बोलते हैं, और किसी किसी बुक्स में तो इसे बुक वैल्यू का भी नाम दिया है। इसलिए इसे ध्यान रखना, एग्जाम में इसे किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना।
अब फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के तीनों कंपोनेंट्स की आइडिया आपको आ गई। अब हमें ये जानना होगा कि बैलेंस शीट को हम बैलेंस क्यों बोलते हैं, इस नाम का मतलब क्या है। देखो, बैलेंस शीट कभी भी दो हिस्से में बटी रहती है। एक साइड में होता है एसेट और दूसरे साइड में रहता है इक्विटी और लाइबिलिटीज। अब बैलेंस शीट का ये थंब रूल है कि दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब एसेट की वैल्यू इक्विटी और लाइबिलिटीज की वैल्यू जितनी होनी चाहिए। अब जब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होती है, इसलिए हम इसे बैलेंस कहते हैं। और ये हमेशा याद रखो कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, समझ गए इसे बैलेंस शीट का नाम क्यों दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, बैलेंस शीट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट और दूसरा है वर्टिकल बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट तो आपको नाम से ही समझ रहा होगा। यहाँ दो सेक्शन आजू बाजू में रहते हैं, जहाँ लेफ्ट साइड में रहता है एसेट्स और राइट साइड में रहता है इक्विटी और लाइबिलिटीज। ओके। सिमिलरली वर्टिकल बैलेंस शीट से आपको समझ रहा होगा, यहाँ दोनों सेक्शन एक के ऊपर एक रहते हैं, जहाँ ऊपर एसेट्स होता है और नीचे इक्विटी और लाइबिलिटीज दिखाई जाती है। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो कि इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता और मैक्सिमम कंपनीज अपना बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में दिखाती है, इसलिए हम भी इसका ही यूज़ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बैलेंस शीट के हर कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एसेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेट्स का मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, या फिर इन शॉर्ट जिससे कंपनी को फ़ायदा होता है या हो सकता है। ओके। तो यहाँ एसेट्स दो टाइप के होते हैं। एक है करंट एसेट्स, मतलब ये ऐसे एसेट्स है कि जिन्हें कंपनी एक साल के अंदर एक तो यूज़ करेगी या फिर कैश में बदल देगी। अब इसके अंदर क्या क्या एसेट्स आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे कि बैंक की एफडी वगैरह। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह। इसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, मतलब उसे हम मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स गोडाउन में पड़े हैं और उन्हें हम एक साल के अंदर बेच देंगे। ओके। और लास्ट में आता है अकाउंट रिसीवेबल। नाम से आपको समझ रहा होगा, यहाँ रिसीव मतलब मिलना। तो यहाँ कुछ लोगों ने हमसे उधारी से चीज़ें लेके गए हैं और उनसे हमें पैसे मिलना बाकी है, तो हम ये सोच रहे हैं कि उनसे हमें एक साल के अंदर पैसे मिल जाएंगे, इसलिए इसे हम करंट एसेट्स में रख रहे हैं। आप समझ गए सब करंट एसेट्स। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। ये ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें हम एक साल से ज़्यादा समय के लिए यूज़ करने वाले हैं। इन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं या फिर फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या एसेट्स आते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ आता है लैंड, बिल्डिंग, फिर फैक्ट्रीज, उसके अंदर के इक्विपमेंट और लास्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें हम एक साल से ज़्यादा समय तक रखने वाले हैं। तो समझ गए नॉन करंट या फिक्स एसेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लायबिलिटी। ये भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ हम लोन इंक्लूड करते हैं या हमारे ऊपर किसी का कर्जा है वो भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ भी लायबिलिटी के दो टाइप है। एक है करंट लायबिलिटीज़। इसमें ऐसे लायबिलिटीज़ आते हैं जिन्हें हम एक साल के अंदर चुका देंगे। तो पहला इसमें आता है शॉर्ट टर्म लोन्स, जो हम एक साल के अंदर भर देंगे। और दूसरा आता है अकाउंट्स पेएबल। नाम से आपको इसका मीनिंग समझ रहा होगा। यहाँ पेएबल मतलब पैसे देना, यानी कि जो उधारी हमने लोगों से ली है वो हम एक साल के अंदर वापस दे देंगे। ओके। और लायबिलिटी का दूसरा टाइप है नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये ऐसी लायबिलिटी रहती है जिन्हें हम एक साल के बाद भी पे करते रहेंगे। इन्हें हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। और इसमें आता है लॉन्ग टर्म लोन्स, जो हम एक साल के बाद भी चुकाते रहेंगे। आपको लायबिलिटी के दोनों टाइप समझ आ गए। अब हमारा बाकी है इक्विटी। लेकिन फ्रेंड्स, इक्विटी को समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। वो है वर्किंग कैपिटल, मतलब ऐसे पैसे की बात हो रही है जिससे हम काम कर रहे हैं। देखो मैं समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट्स
जिससे हमें एक साल में पैसे आते हैं। और करंट लायबिलिटीज मतलब ऐसे लायबिलिटी जिससे हमारे पास से एक साल में पैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक साल के पैसे आने और जाने का डिफरेंस का यूज करके ही तो हम एक साल कंपनी चला रहे हैं या फिर कंपनी का काम हो रहा है, राइट? तो इसलिए इसी पैसों को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। समझ गए आप कंसेप्ट? अब हम चलते हैं इक्विटी के तरफ। अब फ्रेंड्स, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर का पैसा। सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर ने कंपनी के लिए कितना पैसा दिया है वो इसमें आएगा। और नेक्स्ट इसमें आता है रिटेन अर्निंग्स। अब फ्रेंड्स, रिटेन अर्निंग क्या होता है और हम इसे इक्विटी में क्यों रखते हैं वो समझ लेते हैं। देखो, आपको तो मैंने बता ही दिया था कि हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब ये पूरा नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि शेयर होल्डर को क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ही तो कंपनी के ओनर हैं, राइट? लेकिन हम उन्हें पूरा अमाउंट नहीं देते। हम उन्हें प्रॉफिट से कुछ अमाउंट डिविडेंड के थ्रू देते हैं और बचा हुआ अमाउंट हम रिटेन अर्निंग्स में डालते हैं। अब रिटेन अर्निंग्स में क्यों रखते हैं? उसका रीज़न ये है कि इसी रिटेन अर्निंग का पैसा हम कंपनी ने लिए हुए लोन रिपे करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम उस कंपनी का बिजनेस एक्सपांड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे हम रिटेन अर्निंग बाकी कामों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये पैसा है तो शेयर होल्डर्स का ही ना, तो इसीलिए हम इसे इक्विटी में रखते हैं। समझ रहे हो कंसेप्ट? फ्रेंड्स, हमने अब तक बैलेंस शीट के तीनों कंपोनेंट्स अच्छे से समझ लिए। अब आइए हम हमारे एबीसी लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ मैंने एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के दोनों सेक्शन को वर्टिकल फॉर्मेट में रखा है। तो चलिए सबसे पहले एसेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले लेते हैं नॉन करंट या फिर फिक्स एसेट्स, जो है 50 करोड़। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स है 10 करोड़, मशीनरी है 5 करोड़ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं 35 करोड़ के। इन सबको मिला के हमारा नॉन करंट एसेट्स आता है 50 करोड़। नेक्स्ट है करंट एसेट्स, जो है 30 करोड़। इसमें है इन्वेंटरी 8 करोड़ का। उसके बाद इसमें आता है अकाउंट रिसीवेबल्स 5 करोड़ का। फिर कंपनी ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज ली है 10 करोड़ के। और लास्ट में उसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसे कि एफडी में पड़े हैं 7 करोड़। तो इन सबको मिला के करंट एसेट्स आता है 30 करोड़। अब हम दोनों करंट और नॉन करंट एसेट्स को मिला के बनाते हैं टोटल एसेट्स, दैट इज 80 करोड़। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम इक्विटी और लायबिलिटीज़ को देखते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसमें बस लॉन्ग टर्म लोन्स रहेगा, दैट इज 20 करोड़ का। नेक्स्ट देखते हैं करंट लायबिलिटीज़, जो है 20 करोड़ का, जिसमें हमने लिया है अकाउंट्स पेबल ऑफ 20 करोड़। अब यहाँ कंपनी ने कोई भी शॉर्ट टर्म लोन लिया नहीं है। नेक्स्ट आता है इक्विटी, जो है 40 करोड़, जिसमें सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स है 19 लैक्स और वो शेयर होल्डर ने 100 रुपीज़ के इशू प्राइस में खरीदी है, तो इक्विटी कैपिटल आएगा 19 करोड़। उसके बाद हमने अर्निंग्स रिटेन किया है 15 करोड़ और उसी के साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है 6 करोड़। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड को मिला के आता है 21 करोड़। और अगर आपको याद होगा कि इनकम स्टेटमेंट से हमारा नेट प्रॉफिट आया था 21 करोड़, तो इसी 21 करोड़ का हमने 6 करोड़ का डिविडेंड दिया है और 15 करोड़ रिटर्न किया है। समझ गए? अब टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज आती है 80 करोड़, जो कि हमारा टोटल एसेट से इक्वल है। मतलब हमारा बैलेंस शीट बैलेंस्ड हो गया है। अब इसी में हमारे इंफॉर्मेशन के लिए और एक लाइन ऐड कर लेते हैं, जो है वर्किंग कैपिटल। मैंने बताया था कि ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, मतलब वो आएगा 30 करोड़ माइनस 20 करोड़, दैट इज 10 करोड़। फ्रेंड्स, यहाँ हमने एबीसी कंपनी का बैलेंस शीट बना दिया है और इसके साथ हमने बैलेंस शीट के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस शीट कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम फाइनेंशियल रेशियो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
अब इस वीडियो में हम फाइनेंशियल रेशियोज कवर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रेशियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का वीडियो नहीं देखा, वो प्लीज़ हमारे फाइनेंस कोर्स का पार्ट 53 और पार्ट 54 देख लीजिए। उसका रीज़न ये है कि उन दो वीडियोज़ में हमने एक हाइपोथेटिकल कंपनी का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट निकाला है, और इन्हीं दो स्टेटमेंट का यूज़ करके हम फाइनेंशियल रेशियोज निकालने वाले हैं। सो अगर आपने वो दो वीडियो देखे नहीं तो आपको ये वीडियो समझना हार्ड हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप पार्ट 53 और पार्ट 54 देख लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज। अब फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रेशियोज में हमें अलग अलग तरह के रेशियोज कवर करने होंगे। इसमें आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, उसके बाद कवरेज रेशियोज, देन टर्नओवर रेशियोज, और लास्ट में आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पहले 4 तरह के रेशियोज कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो से। इसमें सबसे पहले आएगा करंट रेशियो। यहाँ हम सिंपली देखते हैं कि कोई कंपनी अपने करंट एसेट का यूज़ करके करंट लायबिलिटीज चुका सकती है या नहीं। मतलब क्या करंट एसेट को हम पैसे में कन्वर्ट करके हमारे 1 साल के अंदर के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका मार्केट में आइडियल रेशियो होता है 2:1। समझ गए? सो द करंट रेशियो इज ए लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर ए कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और दोज ड्यू विद इन 1 ईयर। The current ratio is called current because it incorporates all current assets and current liabilities. Ideal ratio is 2:1. अब आइए देखते हैं कि करंट एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू क्या है। आप यहाँ रेड एरो पर फोकस करो। यहाँ करंट एसेट है 30 करोड़ और करंट लायबिलिटीज है 20 करोड़। तो इन वैल्यूज को हम हमारे इक्वेशन में डालते हैं। 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 करोड़ दैट इज 1.5। ये हमारा आइडियल रेशियो के आसपास आ गया है। अब फ्रेंड्स, करंट रेशियो तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्ट करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करो। लेकिन करंट रेशियो में एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। देखो, हमने कहा था कि करंट रेशियो हमें ये दिखाता है कि 1 साल के अंदर के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ये करंट एसेट कैसे पूरा कर सकता है। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है बस इन्वेंटरी की। अब इन्वेंटरी से हमें पैसा कब मिलता है फ्रेंड्स? जब 1 साल के अंदर कोई कस्टमर आएगा और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा, उसी वक्त तो हम इन्वेंटरी को कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट? अगर कोई कस्टमर आया ही नहीं तो इन्वेंटरी वैसे की वैसी रह जाएगी। अब अगर इन्वेंटरी ऐसे ही रह गई तो क्या हम उसका यूज़ करके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने एक क्विक रेशियो निकाला, या हम इन्वेंटरी को यूज़ नहीं करते। सो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। या फिर हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं जहां हम इन्वेंटरी छोड़ के बाकी करंट एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो समझ गए फ्रेंड्स? ऐसे लाते हैं हम क्विक रेशियो। इसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। सो द क्विक रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ ए कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन एंड मेजर्स ए कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस विथ इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स। सिंस इट इंडिकेट्स द कंपनीज एबिलिटी टू इंस्टेंटली यूज इट्स नियर कैश एसेट्स और एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड क्विकली टू कैश टू पे डाउन इट्स करंट लायबिलिटीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एसिड टेस्ट रेशियो। आइडियल रेशियो इज 1:1। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकी वैल्यू क्या है। करंट एसेट्स है 30 करोड़, इन्वेंटरी है 8 करोड़ और करंट लायबिलिटीज है 20 करोड़। तो अभी फार्मूला में इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। इसमें आएगा 30 माइनस 8 दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 20 विच इज़ 1.1:1। ये हमारा आइडियल रेशियो के बिल्कुल पास है। अब फ्रेंड्स, क्विक रेशियो तो एक स्ट्रिक्ट रेशियो था और इसे हमने एसिड टेस्ट रेशियो का भी नाम दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक रेशियो है, वो है कैश रेशियो। आपको यहाँ नाम से ही समझ रहा होगा, यहाँ हम करंट एसेट में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स लेते हैं। उसमें हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम मार्केट में बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ हम कंपनी का वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं फ्रेंड्स। मतलब क्या कंपनी गिरी से गिरी हालत में भी खुद को बचा सकती है। इसका फॉर्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। So the cash ratio is a measurement of company's liquidity, especially the ratio of a company's total cash and cash equivalents to its current liabilities. The metric calculates a company's ability to repay its short-term debt with cash or near cash resources like marketable securities. The cash ratio is almost like an indicator of a firm's value under the worst case scenario, say where the company is about to go out of business. तो आइए अब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 10 करोड़, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 7 करोड़ और करंट लायबिलिटीज है 20 करोड़। तो अभी फार्मूला में इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। ये आएगा 17 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 करोड़, सो इट इज़ 8.5:10। समझ गए। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज देखते हैं। यहाँ आता है शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो। मतलब यहाँ हम देखते हैं कि शेयर होल्डर की इक्विटी यूज़ करके हमने कितने एसेट जनरेट किए। बहुत सिंपल है। तो इसका फॉर्मूला होगा द टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। So the shareholder equity ratio indicates how much of a company's asset have been generated by showing equity shares rather than by taking on debt. The shareholder equity is calculated by dividing total shareholders equity by the total assets of the company. तो आइए अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर इक्विटी या फिर इक्विटी कैपिटल दैट इज 19 करोड़, फिर टोटल एसेट्स है 80 करोड़। अब इनकी वैल्यू जब फार्मूला में पुटअप करते हैं तो आएगा 19 डिवाइडेड बाय 80 विच इज़ 0.238। ओके। अब नेक्स्ट कैपिटल रेशियोज में हम देखेंगे डेप रेशियो या फिर जिसे हम बोलते हैं टोटल डेप टू एसेट्स रेशियो। सो पिछले रेशियो में हमने देखा था कि शेयर होल्डर का पैसा यूज़ करके हमने एसेट कितने निकाले। यहाँ हम देखेंगे कि डेप लेके हम कितने एसेट्स निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ डेप का मतलब बस लोन नहीं है बल्कि टोटल लायबिलिटीज़ है, जहाँ हम करंट और नॉन करंट दोनों लायबिलिटीज़ लेंगे। सो इसका फॉर्मूला आता है द टोटल लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। So the term debt ratio refers to a financial ratio that measures the extent of a company's leverage. The debt ratio is defined as a ratio of total debt, that is liabilities, to total assets. A ratio greater than 1 shows that a considerable portion of a company's debt is funded by assets, which means the company has more liabilities than assets. A ratio below 1 means that a greater portion of a company's assets is funded by equity. अब इनकी वैल्यूज चेक करते हैं। इसमें टोटल डेब्ट्स मतलब नॉन करंट में 20 करोड़ प्लस करंट लायबिलिटीज़ में 20 करोड़ मतलब 40 करोड़ और टोटल एसेट्स है 80 करोड़। सो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद आता है 40 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 0.5। ओके। अब नेक्स्ट कैपिटल रेशियो है डेप टू इक्विटी रेशियो। हम इसे फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। इसका रीज़न है कि यहाँ हम ये देखते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा दिया उसके ऊपर भी हम लोन या लायबिलिटीज़ लेके कितना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो द डेट टू इक्विटी रेशियो इज यूज्ड टू इवैल्यूएट ए कंपनीज फाइनेंशियल लीवरेज एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ए कंपनीज टोटल लायबिलिटीज बाय इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। इट इज ए मेजर ऑफ ए डिग्री टू विच ए कंपनी इज फाइनेंसिंग इट्स ऑपरेशंस थ्रू डेट वर्सेज वोली ओन फंड्स। अब हम इनकी वैल्यू चेक करते हैं। इसमें टोटल लायबिलिटीज हमने लास्ट टाइम निकाला था 40 करोड़ और यहाँ शेयर होल्डर की इक्विटी कैपिटल है 19 करोड़। तो इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद आएगा 40 डिवाइड बाय 19 दैट इज 2.10। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम कवरेज रेशियोज देखेंगे। इसमें आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाम से ही आप इसका मीनिंग समझ रहे होगे कि क्या कंपनी इतना पैसा कमा लेती है कि इसके लोन पे इंटरेस्ट का पैसा भर पाए। ओके। और ये याद रखो कि हम यहाँ एबिट का यूज़ करते हैं, नेट प्रॉफिट का नहीं। इसका रीज़न ये है कि हम इंटरेस्ट एबिट से यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से ही डिडक्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ एबिट लेंगे। इसका फॉर्मूला है एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसलिए हम इसे कभी कभी द टाइम्स इंटरेस्ट अर्न भी बोलते हैं, यानी कि कंपनी ने लोन के इंटरेस्ट के कितने गुना कमा लिया। समझ रहे हो।
So the interest coverage ratio is used to determine how easily a company can pay interest on its outstanding debt. The interest coverage ratio is calculated by dividing a company's earning before interest and taxes by its interest expense during a given period. The interest coverage ratio is sometimes called the times interest earn ratio. अब हम इनकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं। एबिट हमारा है 35 करोड़ और इंटरेस्ट हमारा है 5 करोड़। अब फ्रेंड्स आप यहाँ चेक कर सकते हो कि हम हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट एबिट से सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम एबिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट नहीं। समझ आया? अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। मतलब 35 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 7। मतलब हम इंटरेस्ट के 7 गुना कमा लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझ गया। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक प्रॉब्लम है। ये रेशियो हमें कंपनी कितनी इजीली अपना लोन पे कर सकती है वो नहीं बता पाती। देखो, आपको तो मालूम ही होगा कि लोन लेने के बाद बैंक को आपको ईएमआई पे करना पड़ता है। अब इस ईएमआई में 2 चीज़ें इंक्लूडेड रहते हैं, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है प्रिंसिपल। अब फ्रेंड्स साल भर का इंटरेस्ट का कॉस्ट तो हमें मालूम हो गया है, दैट इज़ 5 करोड़। लेकिन क्या बस इंटरेस्ट पे करने से हम साल भर का ईएमआई पे कर पाएंगे? नहीं, राइट। हमें उसके साथ उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट भी पे करना होगा। उसके बाद ही हम बैंक का साल भर का ईएमआई पे कर पाएंगे। तो जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा, वहाँ बस हमें ये पता चला कि क्या कंपनी बैंक के लोन का इंटरेस्ट पे कर सकती है या नहीं, लेकिन प्रिंसिपल को हमने ऐड नहीं किया था। इसलिए हम निकालते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यहाँ हम डेब्ट सर्विस करने के लिए कितने पैसे लगे यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ अज्यूम करते हैं कि प्रिंसिपल की अमाउंट आ रही है 10 करोड़, मतलब हमें पूरा डेब्ट सर्विस करने को लग रहा है 15 करोड़। समझ गए आप? सो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों लेते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि क्या कंपनी इतना कमा लेती है कि वो डेब्ट भर पाए। सो यहाँ रेशियो भी पिछले बार की तरह आता है, एबिट डिवाइडेड बाय डेब्ट सर्विस। अब एबिट हमारा था 35 करोड़ और डेब्ट सर्विस हमने अभी निकाला था 15 करोड़, तो ये आता है 2.33। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज ए मेजरमेंट ऑफ ए फर्म्स अवेलेबल कैश फ्लो टू पे करंट डेब्ट ऑब्लिगेशंस। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR is equal to earnings available for debt service divided by interest and installments. It measures the ability to meet the commitment of various debt services like interest, installment, etc. Ideal ratio is 2. The DSCR shows investor whether a company has enough income to pay its debt. अब नेक्स्ट है टर्नओवर रेशियोज। ये बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले देखते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसमें यह कहा गया है कि हमारे टोटल एसेट का यूज़ करके हम साल में कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। इससे हमें समझ आ जाता है कि हमारे टोटल एसेट का हम ठीक से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ इसका फॉर्मूला सिंपल है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। So the asset turnover ratio measures the value of company's sales or revenue related to value of its assets. The asset turnover ratio can be used as an indicator of the efficiency with which a company is using its asset to generate revenue. It is a measure of total asset utilization. It helps to answer what sales are generated by each rupees worth of assets invested in the business. अब हम इनकी वैल्यूज देखते हैं। यहाँ रेवेन्यू है 100 करोड़ और टोटल एसेट्स है 80 करोड़। सो इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुटअप करके आते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 80 दैट इज़ 1.25। ओके, नेक्स्ट रेशियो भी यहाँ सिमिलर है, ये है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका ये मतलब है कि फिक्स एसेट का यूज़ करके हम साल में कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। इससे हमें समझ जाता है कि फिक्स एसेट को हम ठीक से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। यहाँ आपको मैंने बताया था कि फिक्स एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट होता है, जिसमें आता है बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट वगैरह। और इसका फॉर्मूला भी सिमिलर है, सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स। सो द फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इन जनरल यूज्ड बाय एनालिस्ट टू मेजर द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। दिस एफिशिएंसी रेशियो कंपेयर्स द नेट सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स एंड मेजर ए कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट नेट सेल्स फ्रॉम इट्स फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट्स, नेमली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ सेल्स है 100 करोड़ और फिक्स एसेट्स है 50 करोड़। और जब ये वैल्यूज़ को फार्मूला में लगाएंगे तो आएगा 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 करोड़ दैट इज़ 2। ओके, अब हमारा टोटल एसेट हो गया, फिक्स एसेट भी हो गया।
नेक्स्ट हम शेयर होल्डर इक्विटी पे रेशो ले लेते हैं। इसे हम कहते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशियो या फिर इक्विटी टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब आपको तो समझ ही रहा होगा कि शेयर होल्डर के इक्विटी का पैसा यूज़ करके हम कितना रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इससे हमें समझ आ जाता है कि इक्विटी का पैसा हम ठीक से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। इसका फॉर्मूला है सेल्स बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सिंपल है। So the capital or equity turnover compares the annual sales of a business to the total amount of stockholders' equity. The intent is to measure the proportion of revenue that a company can generate with a given amount of equity. It is also a general measure of the level of equity investment needed in specific industry in order to generate sales. अब चलिए इसके वैल्यू देखते हैं। सेल्स है 100 करोड़ और शेयर होल्डर इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल है 19 करोड़। तो इसकी वैल्यू जब हम फार्मूला में पुटअप करते हैं तो आएगा 100 करोड़ बाय 19 करोड़ दैट इज़ 5.26। समझ गया कंसेप्ट? सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा टर्नओवर रेशियोज कवर हो गया और उसी के साथ हमारे चारों रेशियोज कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इस वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको तो मालूम होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हम सेल्स या रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेपरेट करके निकालते हैं। तो हम इस रेशियो में ये देखते हैं कि हर सेल के ऊपर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल रहा है। सो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। So, gross profit margin is a metric analyst use to assess a company's financial health by calculating the amount of money left over from product sales after subtracting the cost of goods sold. This ratio tells us how much sales or revenue is required for gaining particular gross profit. अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स की वैल्यू देखनी है। तो आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं। सो यहाँ टोटल रेवेन्यू या सेल्स है 100 करोड़ और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 60 करोड़। तो इन वैल्यूज़ को रेशियो में डालते हैं। ये आएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.6। क्लियर हो गया? अब हम एक सिमिलर रेशियो देखते हैं विच इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये भी सिंपल है। यहाँ हम ये देखते हैं कि हर सेल के ऊपर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। So, the operating margin measures how much profit a company makes on a dollar of sales after paying for variable cost of production such as wages and raw materials but before paying interest or tax. It is calculated by dividing a company's operating income by its net sales. अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स की वैल्यू निकालना है। तो चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ हमारा टोटल सेल्स है 100 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 35 करोड़। सो जब इन्हें हम फार्मूला में पुटअप करते हैं तो आएगा 35 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.35। ओके, अब हम अगला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं जो कि सिमिलर है, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ भी हमें बाकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ये पता लगता है कि हर सेल के ऊपर हमें कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। So the net profit margin or simply net margin measures how much net income or profit is generated as a percentage of revenue. It is a ratio of net profit to revenues for a company or business segment. अब यहाँ हमें नेट प्रॉफिट और सेल्स की वैल्यू जाननी है। तो चलिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ सेल्स है 100 करोड़ और नेट प्रॉफिट है 21 करोड़। सो इन वैल्यूज़ को हमारे फार्मूला में पुटअप करते हैं तो आएगा 21 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.21। ये क्लियर हो गया? अब आगे हम ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखेंगे जो हमें ये बताते हैं कि हमारे एसेट्स और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आएगा। तो इसमें सबसे पहला है रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो दैट इज ROA। ये रेशियो हमें बताता है कि एसेट्स का यूज़ करके हमने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। So the term return on assets ROA refers to a financial ratio that indicates how profitable a company is in relation to its total assets. So अब हमें नेट प्रॉफिट और टोटल एसेट्स की वैल्यू जाननी है। तो चलिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट है 21 करोड़ और टोटल एसेट्स है 80 करोड़। सो जब हम ये वैल्यूज़ फार्मूला में डालेंगे तो आएगा 21 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 0.2625। अब हम नेक्स्ट रेशियो देखते हैं जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
यहाँ हम इसकी प्री टैक्स वैल्यू निकालेंगे। इस रेशियो से हमें मालूम होता है कि हमने जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर रिटर्न कितना आया। सो फ्रेंड्स, हम कहाँ कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में? एक तो इक्विटी जो हमें शेयर होल्डर से मिलती है, और दूसरा है लोन जो हमें बैंक से मिलता है। तो इसका फॉर्मूला है एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ नेट प्रॉफिट की जगह एबिट क्यों लिया? क्योंकि हमारा लोन का इंटरेस्ट एबिट से ही डिडक्ट होता है। सो अगर हमें लोन पे कितना रिटर्न आया वो देखना है तो फिर एबिट लेना पड़ेगा, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, नेट प्रॉफिट नहीं। ओके, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE is a financial ratio that measures a company's profitability and the efficiency with which its capital is employed. अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ एबिट और लोन और इक्विटी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यहाँ एबिट है 35 करोड़, देन लॉन्ग टर्म लोन्स है 20 करोड़ और इक्विटी है 19 करोड़। तो जब हम ये वैल्यूज फार्मूला में डालेंगे तो आएगा 35 डिवाइडेड बाय 39, दैट इज 0.89। ओके, अब हमने प्री टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकाल दी। अब हम पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला सिमिलर है, दैट इज एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन ये पोस्ट टैक्स होने की वजह से हम यहाँ एबिट को 1 - t से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ t का मतलब है टैक्स रेट, और हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि टैक्स रेट 30% है। तो ये आएगा 35 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 39 करोड़, दैट इज 0.63। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने टर्नओवर रेशियोज में कैपिटल टर्नओवर रेशियो देखा था, जिसका फॉर्मूला था सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में देख रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला है एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ ध्यान दो, कैपिटल टर्नओवर में हमने बस इक्विटी लिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने इक्विटी और लोन दोनों लिया है। तो यह कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, फाइनेंस में कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड ये दो अलग अलग टर्म्स है। कैपिटल का मतलब बस इक्विटी होता है, लेकिन हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो उसमें इक्विटी और लोन दोनों आते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन इसे समझने से पहले मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो, किसी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो दो तरह के शेयर होल्डर्स को जाता है, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और दूसरा है जनरल शेयर होल्डर्स। सबसे पहले हम हमारे नेट प्रॉफिट का पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, जिन्हें हम फिक्स डिविडेंड देते हैं, और उन्हें देने के बाद हम हमारे जनरल शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं। सो यहाँ याद रखो कि जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो हम जनरल शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिला उसकी बात कर रहे हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं आते। सो यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट था 21 करोड़ और हमारे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, सो उन्हें जाएगा 0 करोड़ और सारा 21 करोड़ जनरल शेयर होल्डर्स के लिए जा रहा है। समझ रहा है कंसेप्ट? सो यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी में हम देखते हैं कि शेयर होल्डर के पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना रिटर्न मिला है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So the return on equity ROE is a measure of financial performance calculated by dividing net income by shareholders equity. Because shareholders equity is equal to a company's assets minus its debt, ROE is considered the return on net assets. So friend, इसका फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। सो हमारा नेट प्रॉफिट है 21 करोड़ और प्रेफरेंस डिविडेंड है 0 करोड़ डिवाइडेड बाय इक्विटी है 19 करोड़, तो ये आएगा 1.10। समझ गए? अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखेंगे। सबसे पहला है अर्निंग्स पर शेयर। इसे ठीक से समझने के लिए हम वापस हमारे कंसेप्ट को डीप में समझेंगे। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं थे और हमारा प्रॉफिट शेयर होल्डर को जा रहा था। इसे हम बोल सकते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ ये पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें से कुछ प्रॉफिट कंपनी रिटर्न करती है, जिसे हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, और बचा हुआ प्रॉफिट डिविडेंड के नाम पे शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। सो हमारे एग्जाम्पल में कंपनी का 21 करोड़ का प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, जिसे हम शेयर होल्डर की अर्निंग्स भी बोल सकते हैं।
इसका रीज़न ये है कि ये सब प्रॉफिट शेयर होल्डर के ही नाम पे है, राइट। उससे कंपनी ने रिटेन किया है 15 करोड़ और शेयर होल्डर को एक्चुअल में डिविडेंड मिला है 6 करोड़। ओके, सो फ्रेंड्स, हम जब अर्निंग्स पर शेयर की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हर शेयर पे शेयर होल्डर को अर्निंग्स कितनी मिल रही है। सो इसका फॉर्मूला है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और यहाँ अर्निंग्स का मतलब है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, सो अर्निंग पर शेयर इज ए कंपनीज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स इट हैज आउटस्टैंडिंग। EPS indicates how much money a company makes for each share of its stock and is a widely used metric for estimating corporate value. अब फ्रेंड्स, हमारे यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, तो हमें नेट प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू चाहिए। तो चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। सो हमारा नेट प्रॉफिट है 21 करोड़ और हमारे नेट आउटस्टैंडिंग है 90 लाख, जो हमें इक्विटी कैपिटल के ब्रैकेट में दिख रहा है। सो जब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला में डालेंगे तो आएगा 21 करोड़ डिवाइडेड बाय 19 लाख शेयर्स, सो दैट इज़ 110.5। तो इसका मतलब ये है कि हर शेयर के लिए 110 रुपीज़ का अर्निंग होता है। समझ गए कंसेप्ट? अब फ्रेंड्स, हमने अर्निंग की तो बात कर ली, अब हम डिविडेंड की बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविडेंड पर शेयर। यहाँ हमें पता लग जाएगा कि हर शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलता है। सो डिविडेंड पर शेयर इज द सम ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स इशूड बाय कंपनी फॉर एवरी ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग। द फिगर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिविडेंड्स पेड आउट बाय बिजनेस इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ए ईयर, बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड। अब इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो चलिए इनके वैल्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लेते हैं। पहला है डिविडेंड जो है 6 करोड़ और हमारे नेट आउटस्टैंडिंग है 90 लाख। सो जब ये वैल्यूज हम फार्मूला में पुटअप करेंगे तो आएगा 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 19 लाख, दैट इज 31.58। ओके, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखने वाले हैं डिविडेंड पे आउट। इसे हम डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर यूज करके निकालते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब हमारे पास डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ये टर्म हम डिवाइड करते हैं अर्निंग्स पर शेयर से, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब फ्रेंड्स, यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। सो यहाँ हम ये देखते हैं कि जितनी इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग हुई उस पर उन्हें डिविडेंड कितना मिला। सो हमने जब कंसेप्ट क्लियर किया था तब हमने देखा था कि शेयर होल्डर्स को अर्निंग तो 21 करोड़ आ रही थी, लेकिन उन्हें डिविडेंड मिल रहा था बस 6 करोड़ का। तो यही हम डिविडेंड पे आउट रेशियो में कैलकुलेट करते हैं कि अर्निंग्स में से एक्चुअली डिविडेंड मिला कितना। सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The dividend payout ratio is the ratio of the total amount of dividends paid out to shareholders relative to the net income of the company. The amount that is not paid to shareholders is retained by the company to pay off debt or to reinvest in core operations. अब फार्मूला में डिविडेंड मिला है 6 करोड़ और अर्निंग 21 करोड़, तो 6 डिवाइडेड बाय 21 दैट इज 0.286 या फिर 28.6%। मतलब एक्चुअल अर्निंग से बस 28.6% ही डिविडेंड हमें मिलता है। और फ्रेंड्स, हमारा आखिरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो है प्राइस अर्निंग पर शेयर और पीई रेशियो। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर को अगर 1 रुपीज़ की अर्निंग चाहिए तो उन्हें मार्केट में शेयर की प्राइस कितनी पे करनी पड़ रही है। तो इसका फॉर्मूला आता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। So the price to earning ratio is a ratio for valuing a company that measures its current share price relative to its earning per share. The price to earnings ratio is also sometimes known as the price multiple or the earnings multiple. A high P by E ratio could mean that a company stock is overvalued or else that investors are expecting high growth rates in the future. अब फ्रेंड्स, हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट में शेयर की प्राइस है 500
और हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाला था 110.5, तो ये आता है 4.52। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे फाइनेंशियल रेशियोज में सारे रेशियोज कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नाम से ही समझ आता है कि यहाँ हम किसी भी कंपनी में कैश आने का और जाने का ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी में कैश की वैल्यू में चेंज कितना आया। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल आपको ये आ रहा होगा कि कंपनी को कैश फ्लो की स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या है। हम तो इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं ना, वहाँ हमें रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट मिल जाता है, तो बार बार वही इंफॉर्मेशन निकालने की क्या ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट में एक कंसेप्ट समझना होगा, दैट इज अक्रूअल अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है कि जब भी किसी कंपनी में रेवेन्यू या एक्सपेंस हो गया, फिर हम तभी के तभी उसे कैलकुलेट करते हैं और इनकम स्टेटमेंट में उसे नोट डाउन करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को पैसे आए या नहीं। देखो समझते हैं। सोचो कि हमारे एबीसी कंपनी ने एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया और कस्टमर को बोला कि आप हमें अभी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, 60 दिन बाद पैसे दिए तो भी चलेगा। सो यहाँ कंपनी को पैसे मिले नहीं, फिर भी वो उस प्रोडक्ट के ऊपर रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट कैलकुलेट करके इनकम स्टेटमेंट में डाल देगी। सो समझ गए, इसे हम कहते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ कंपनी को प्रॉफिट हुआ मतलब ये नहीं कि उसे कैश मिली। ओके, अब हम देखते हैं कि कैश का कंपनी को इम्पोर्टेंस क्या रहता है। सो कंपनी को कैश की बहुत ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी देना, लोन का इंटरेस्ट पे करना या डे टू डे एक्सपेंस करना। इन सब चीज़ों के लिए कंपनी कैश का यूज़ करती है। तो चाहे कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट आए, लेकिन अगर उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाई, तो वो इन एक्सपेंस को कैसे पूरा करेगी। तो इसीलिए इनकम स्टेटमेंट होने के बावजूद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालते हैं। समझ गए कैश फ्लो का कंसेप्ट। सो चलिए अब देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। यह हम कैश फ्लो को 3 पार्ट में देखते हैं। एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ में कितना कैश आया और कितना गया वो निकालते हैं, जिसे हम कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो बोलते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस लेके हम निकालते हैं नेट कैश फ्लो। और इन तीनों एक्टिविटीज़ का नेट कैश फ्लो ऐड करके हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी के कैश में कितना चेंज आया। अब हम हमारी हाइपोथेटिकल कंपनी एबीसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालते हैं। उससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की अच्छी आइडिया आ जाएगी। यहाँ मैंने पहले ही इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जिसमें आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो चलिए एक एक करके सब एक्टिविटीज़ को देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जो है 8 करोड़। उसके बाद हम लेंगे कैश पेड टू सप्लायर्स, मतलब -2 करोड़। फिर लेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन, जो आएगा -0.5 करोड़। और कंपनी को अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया -2 करोड़। तो जब हम इन सब एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो का टोटल करेंगे तो हमें आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ 3.5 करोड़। ओके, अब नेक्स्ट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे, जहां कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए कुछ खरीदती है या बेचती है, या फिर इन्वेस्टमेंट का उन्हें क्या प्रॉफिट आया वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। तो यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने लिया है सेल ऑफ लैंड, जिससे हमें 5 करोड़ का कैश मिला। फिर हमने कंपनी के लिए इक्विपमेंट परचेस किया, जिससे हमारी 3 करोड़ की कैश चली गई। फिर हमने कुछ म्यूचुअल फंड लिया, जिससे हमने 0.5 करोड़ की कैश दे दी। और हमारे पहले वाले इन्वेस्टमेंट का हमें इंटरेस्ट मिला 0.5 करोड़। अब जब हम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का टोटल करते हैं तो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ 2 करोड़। नेक्स्ट हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं, जिसमें लोन या फिर डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी।
सो सबसे पहले हमने कॉमन या जनरल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, दैट इज 1 करोड़। फिर हमने लोन भी पे किया है 1 करोड़ का। अब जब हम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का टोटल करेंगे तो आएगा 2 करोड़। सो फ्रेंड्स, अब सारे एक्टिविटीज़ का नेट कैश फ्लो मिलाकर निकलेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, जिसमें आएगा 3.5 प्लस 2 माइनस 2, दैट इज 3.5 करोड़। ओके, तो इसका मतलब है कि इस साल कंपनी के पास कैश बढ़ गई है 3.5 करोड़ से। तो अगर इस साल का कंपनी का बिगनिंग बैलेंस था 10 करोड़, तो उसका एंडिंग कैश बैलेंस हो जाएगा 13.5 करोड़। समझ गए? सो फ्रेंड्स, इस सिंपल एग्जाम्पल से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई है और इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कवर हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।